वाला यूज कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट वाले यूज करते हैं, तो यहाँ से अगर देखते हो कि इसमें जो डेप्थ है, डेप्थ के लिए जो परसेंटेज चेंज है वो डी बाई आर ही है, और हाइट के लिए जो परसेंटेज चेंज है वो 2h/r ही है, मतलब 2d/r। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला देखो, ये मतलब वो भी तो हाइट ही है, h/r यहाँ पे, वहां पे d/r, यहाँ पे 2h है, मतलब डबल रेट है, उस क्वांटिटी में 2 से मल्टीप्लाइड है। तो अगर 5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/64 इंटू 2, और डी वाले में क्या लिखेंगे 5/64 ओनली। तो डिक्रीज किस में फास्टर रेट से होगा, एच वाले में। तो इन वाले में। अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एट फास्टर रेट, ये यस समझना सर। है। एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases at faster rate with h, with height h। ऊपर जाने से, हाइट पे जाने से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फास्टर रेट से डिक्रीज करता है। ग्राउंड से अगर हम बेसमेंट में जाएंगे और फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, तो फर्स्ट फ्लोर पे जी की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू बेसमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा G2। G2 क्या होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा डिक्रीज करेगा, तो G1 जो है वो लेस होगा और G2 जो है मोर होगा यहाँ पे। तो आंसर हमारा बी होगा। जनरली बी आंसर करेक्ट तो होता ही है, ट्रैक रिकॉर्ड है बी हाँ का सर। हर एग्जाम का। यस सर। ये देखो, कदम मैं तो ऐसे ही करता तो ही हूँ। फर्स्ट वाले टेस्ट में बहुत सारा बी आंसर था। सर आपने क्वेश्चन पे 5 ऑप्शन दिए थे, तो मैं अपना नोट्स में उसको लिख रही थी, तो मैंने 5th ऑप्शन भी उसमें लिख दिया। हाँ ठीक है, और 5th ऑप्शन पे टिक कर दो। ये 5th ऑप्शन इसीलिए लिख दिया क्योंकि 5th ऑप्शन ही हो रहा था। जो दिख रहा है लिखते जाओ। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एट द फास्टर रेट, तो ये हो गया जी के, जी का डेप्थ के साथ वेरिएशन, डेप्थ हाइट। फिर तो हमने शेप देखा, शेप हाइट सर एक डेप्थ। बार ऊपर स्क्रॉल किया ना, वो स्टेटमेंट देखना है। कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एट फास्टर रेट विथ हाइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि शेप का इफेक्ट देखा, हाइट और डेप्थ। इसके बाद है लास्ट है हमारा रोटेशन। रोटेशन के क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, क्या अर्थ रोटेट हाँ करती सर। है, अर्थ का रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन है, तो उस रोटेशन का टाइम पीरियड क्या है और उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो अर्थ का रोटेशन किस सेंस में है, ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट। तो जो अर्थ का रोटेशन का सेंस है वो है वेस्ट टू ईस्ट, और उसका टाइम पीरियड है 24 आवर। तो सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट, सेंस ऑफ रोटेशन होगा वेस्ट टू ईस्ट, और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन हो जाएगा, टाइम पीरियड 24 आवर्स। ये हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अर्थ का जो रोटेशन है वो एक्सिस के अबाउट भी है और सन के अराउंड भी है, ठीक है इसका। तो जो टाइम पीरियड है वो है 24 आवर्स, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, दो चीजें हो गई, 24 आवर्स हो गया, सेंस ऑफ रोटेशन हो गया। अब मान लो जैसे कोई भी पर्सन अगर है, तो अर्थ क्या है, अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल।
non-universal. अर्थ इज ए रोटेटिंग फ्रेम। Yes, sir. रोटेटिंग फ्रेम, अगर भाई कोई भी पॉइंट हम देखेंगे तो वो रोटेट कर रहा है। तो अगर कोई पॉइंट रोटेट करता है तो कोई भी रोटेशन वो सर्कुलर पाथ पे अगर होता है, कोई भी रोटेट कर रहा है तो उसके पास सेंटीपिटल एक्सलेशन होता है, सेंटीपिटल एक्सलेशन होगा। तो अर्थ के हम किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो उसका सेंटीपिटल एक्सलेशन होगा। किधर होगा? जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो है, ये मान लो ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से यहाँ कोई पॉइंट है तो ये रिवॉल्व कर रहा होगा। जैसे रोटेशन हो रहा है तो तुम्हें पता है कि भाई रिजिड बॉडी अगर रोटेट करती है तो सर्कुलर पाथ पे जाती है। सारे पॉइंट्स सारे पॉइंट सर्कुलर पाथ पे जा रहे होंगे तो उनके पास सेंटीपिटल एक्सलेशन होगा, और उनका जो है सेंटीपिटल एक्सलेशन कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर क्या होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। ठीक है, समझे? तो ऐसा तो है। ये मान लिया अगर थीटा है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ आर कॉस थीटा। तो अर्थ अगर रोटेटिंग फ्रेम है और हम अर्थ पे ही हैं तो हमारे ऊपर क्या होना चाहिए? सिर्फ mg नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने किसी वेइंग मशीन पे, मान लो कोई है, किसी वेइंग मशीन पे है, यहाँ पे कोई पर्सन है, तो इस पर्सन के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं ये पर्सन जो है देखेगा वेइंग मशीन पे। तो पर्सन अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो एक तो इसके ऊपर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है mg वो एक्ट कर ही रहा होगा। mg, जी की वैल्यू क्या है? gm/r²। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा है कि भाई वो तो खुद रोटेट कर रहा है ना, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई मेरा वेट जो है इसके बराबर है। जो वेट है वो कितना होगा इसका? यहाँ पे मान लो वेइंग मशीन है तो यहाँ से ये नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट कर रहा होगा। Yes, sir. तो अगर अर्थ रेस्ट में होती तो n इज इक्वल टू mg बता देता, वो उसका ट्रू वेट होता। बट अगर ये रोटेट कर रही है तो रोटेटिंग है, तो रोटेटिंग में हमने देखा है कि एक्सीलरेटेड फ्रेम से स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन रोटेटिंग फ्रेम, सो स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का ही नाम सर्कुलर के केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कुछ अलग टाइप का है? अलग टाइप नहीं है, वो भी एक स्यूडो फोर्स है। बस Steadily सर्कुलर outward. के लिए, सर हाँ, सर्कुलर के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगल बोल दिया उसको। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा किधर? रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर किधर है इस सर्कुलर मोशन का? ये है। तो ऐसे नींद में नहीं रहना है, इसके आउटवर्ड। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ये सेंटर, अर्थ के सेंटर के लॉन्ग नहीं, जो उसका सर्कुलर पाथ है उस सर्कुलर पाथ से सेंटर से रेडियली आउटवर्ड। तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर इज द रेडियस, और ये है ऑफ द सर्किल, ये m और r ही है यहाँ पे। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। अब नेट जो उसकी रीडिंग होगी वही तो उसका वेट होगा। अब वो वेट जो है एक्चुअल वेट नहीं होगा, इसीलिए हम बोलेंगे उसको एपरेंट वेट। तो हम अगर ऐसे लिखें कि व्हाट इज द एपरेंट वेट, एपरेंट वेट हो जाएगा यहाँ से n प्लस, मतलब n की जो वैल्यू होगी वही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। तो n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। थीटा एंगल कहाँ से? इक्वेटोरियल प्लेन से, इक्वेटोरियल प्लेन से cos थीटा इज इक्वल टू mg, mg, ठीक है, इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारा ट्रू वेट अपेरेंट वेट है, तो जो n है इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। अब यही जो है ट्रू वेट है, मतलब हम अगर मानते हैं कि भाई उसका मास स्मॉल m है, मास स्मॉल m है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ g डैश है। जी डैश क्या है? कि रोटेशन की वजह से कुछ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई, माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। m m कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा, व्हाट इज r? स्मॉल r। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये चीज कुछ खास है नहीं, यहाँ पे स्मॉल r है, ये स्मॉल r है, ये सर्किल का रेडियस है। तो अर्थ के रेडियस के टर्म में लिखेंगे तो r cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा। इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो यहाँ से जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई
कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये है हमारा वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का विथ द रोटेशन, रोटेशन की वजह से। अब इसमें ये चीज देखना है कि भाई थीटा की वैल्यू अगर चेंज होगी तो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जी की वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा, मान लो अगर कहने के लिए कोई पूछता है कि भाई ये कितना है, ऐसा नहीं है कि अर्थ इतनी तेज रोटेट कर रहा है कि मतलब कोई जो है उड़ जाए अर्थ के सरफेस से, इतना नहीं है। ये बस इक्वेशन में लिखा हुआ है तो ऐसे भारी भरकम सा लग रहा है, बट इसकी वैल्यू 0.12 ही होती है, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मतलब जो है कितना 0.14% या 1% ऐसे ही कुछ है, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू। जी के वैल्यू में 0.23 का चेंज आता है, मतलब 9.8 है अगर मान लो तो उसमें से 0.2 0.3 ही चेंज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सिग्निफिकेंट टर्म है ये चीज़, बट ठीक है कुछ इफेक्ट तो है। तो अब इसमें थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली जी की वैल्यू चेंज होगी। तो सरफेस के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे फिर से जी की वैल्यू चेंज होगी। क्यों? एक तो शेप का इफेक्ट था, दूसरा रोटेशन का इफेक्ट है। तो हम अगर पोल पे देखेंगे तो पोल इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और पोल पे जो है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो जब यहाँ पे पुट कर दोगे तो जो इक्वेटर की जी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, थीटा 0 पुट कर दिया, और जो पोल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जी ओनली जी। तो रोटेशन का इफेक्ट कहां पे नहीं है? पोल पे। पोल पूछता है कि एट विच पॉइंट ऑन द सरफेस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो वो हो जाएगा पोल पे। तो हमारे इस पोल के वजह से, रोटेशन की वजह से भी क्या है, जीपी इज मोर देन जीई। इफेक्टिवली पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जी कहाँ पे है? सबसे ज्यादा जी पोल पे है। पोल। उसमें रोटेशन भी इंक्लूडेड है, हाइट डेप्थ ये सारा कुछ जो है इंक्लूडेड है। रोटेशन, शेप, डेप्थ, हाइट। अब ये सब डेरिवेशंस जो हैं, ये सारे डेरिवेशंस अगर तुम खुद से जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक कुछ चीज़ दिमाग में सेट नहीं होगा। कभी ओमेगा स्क्वायर कहीं उल्टा दिखा दोगे, कभी कुछ कर दोगे, तो तुम में मतलब डेली कंसिस्टेंसी वाला चीज़ जो है, वही जो स्मॉल स्टेप्स हैं वही जो है तुम्हारे दिमाग में सेटल रहेंगे। वही चीज़ है, एग्जाम से पहले जो पढ़ते हो वो चीज़ ज़्यादा दिमाग में सेटल होगी और तुम्हें मतलब बिना किसी प्रेशर के तुम उसको रिकॉल कर सकते हो। तो अभी मेहनत करोगे तो लास्ट में एंड में जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिलैक्स रह सकते हो। अभी जो है तुम अगर रिलैक्स चल रहे हो तो एग्जाम के 2-4 दिन पहले वही बुखार हो जाएगा और ठीक है लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा और न जाने क्या क्या। वो सब प्रेशर तो तुम फील कर ही चुके होगे। अनुभव है काफ़ी लंबा तुम्हारा, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो अभी, 10th बोर्ड यस सर। हो चुका है। हाँ ये देखो तो ये सब, तो इसको डेरिवेशंस को करते रहना है, लिखते रहना है, इनको खुद से लिखना है। अभी लिख रहे हो उसके बाद भी भाई छोटे छोटे धीरे धीरे स्टेप्स, की पॉइंट्स की हर के डेरिवेशन के क्या है की पॉइंट्स, वो सब तो तुम डेराइव करोगे, फार्मूला करेक्टली लिखो। क्योंकि जैसे मान लो जो भी तुमने कॉपी, जितना भी मैंने चेक किया उसमें यही देखा कि ठीक है तुम उस टाइम पे तो तुम्हें याद है, एंड में जो डेरिवेशन हमने क्लास में किया नहीं है, क्लास में नहीं किया है वो डेरिवेशन कर रहे हो। ठीक है, तो उससे ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बहुत हर्ट फील हो रहा है कि